तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और पिछले कुछ वीडियो से हमारा अध्ययन मौर्योत्तर काल पे चल रहा था। देखिए, मौर्योत्तर काल पे हमें मुख्य रूप से 3 वंशों की चर्चा करनी है। पहला था शुंग वंश, जिसे हमने विस्तार से समझा था पिछले वीडियो में। हमने देखा था शुंग वंश में हमने 10 शासकों की चर्चा की थी, जिसमें पहला जो शासक था वह शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, और 10वां शासक था शुंग वंश का अंतिम शासक वह था देवभूति। ठीक है, हमने यहाँ तक चर्चा की थी शुंग वंश में। काफ़ी विस्तार से हमने उस वीडियो में चर्चा किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो में मुख्य रूप से हम सतवाहन वंश को पढ़ेंगे। देखिए, एक वंश आता है शुंग के बाद कर्ण वंश। इसके बारे में इतिहासविदों के पास काफ़ी जानकारी नहीं है, बहुत जानकारी नहीं है। इसमें मुख्य रूप से हमें 4 शासकों का नाम मिलता है। पहला वासुदेव कर्ण, जिसने कर्ण वंश की स्थापना की थी। देखिए, इसी ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके, यह उसका सचिव था वसुदेव, इसने उसकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। और इसमें 4 शासक मिलते हैं, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। लगभग 30 BC के आसपास एक व्यक्ति था सिमुक या सिंधुक, इसने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, तो 30 BC के अराउंड हमें मिलता है सातवाहन वंश का स्थापना दक्षिण भारत के क्षेत्र में। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से सातवाहन वंश को ही समझेंगे। कर्ण वंश के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता है, हालांकि इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और जितने भी PDF थे अब तक के वो अपलोड हो चुके हैं इसके टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाइए, वहाँ से आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हमें आंध्र सतवाहन के बारे में पढ़ना है। देखिए, शुंग वंश को हमने पढ़ा था, इसका टाइम पीरियड 185 BC से 75 BC के आसपास, और कर्ण वंश का जो टाइम फ्रेम है वो है 75 BC से लेकर 30 BC के आसपास। अब हम पहली बार प्राचीन इतिहास में AD में एंटर करने वाले हैं, यानी कि सातवाहन का जो कालक्रम है वह 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी सन तक देखा जाएगा। ठीक है, और प्राचीन भारत में अब तक का सबसे वृहद जिसका कालक्रम रहा है, लगभग 400 सालों का हमें इतिहास मिलता है सातवाहनों का। ठीक है, तो सातवाहनों के इतिहास में भी जो प्रारंभिक इतिहास है इसका कुछ मिलता है, फिर कुछ एक फेज़ आता है, लगभग 100 साल का फेज आता है सातवाहनों में, जिसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। उसे सातवाहनों के अंधकार युग के रूप में देखा जाता है। फिर पुनः गौतमीपुत्र सतकर्णी पुलमावी का जो राज शासन आता है, वह पुनः सातवाहनों का प्रकाश युग चालू होता है। तो इतने बड़े से टाइम फ्रेम में हमें सातवाहनों को पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी विस्तार से इसको समझना होगा। तो आप चैनल पर रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, यानी कि आने वाले वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और एंशिएंट हिस्ट्री को हमने क्रमवार तरीके से अब तक पढ़ा है, इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल पर अध्ययन करेंगे, इसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर काल को भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आंध्र सतवाहन। जो डायमेंशंस हमें कवर करने हैं उसमें है आंध्र सतवाहन के इतिहास के संबंध में जितने भी हमें स्रोत मिलते हैं, इतिहास को जानने के जो स्रोत मिलते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। यानी कि आंध्र सतवाहन के संदर्भ में इतिहास के साधन कौन कौन से हैं। दूसरा प्रमुख बिंदु होने वाला है कि आंध्र सतवाहन के उत्पत्ति एवं इसके मूल निवास के संबंध में जितने भी इतिहासविदों के बीच में मतभेद हैं, उनके ऊपर हम एक छोटा सा डिस्कशन रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आंध्र सतवाहनों का जो प्रारंभिक इतिहास हमें मिलता है। इस 3 खंडों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला खंड है इतिहास के साधन। देखिए, हम मुख्य रूप से किसी भी इतिहास को पढ़ते वक्त उसके 2 प्रकार के साधनों पे हम चर्चा करते हैं। पहला, उसके कितने साहित्यिक स्रोत हमें मिलते हैं, किस किस साहित्य से, देसी हो या विदेशी हो, जिस भी साहित्यिक स्रोत से हमें आंध्र सतवाहनों के बारे में चर्चाएं मिलती हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसके जो भी पुरातात्विक स्रोत रहे हैं, जैसे कि इनके सिक्के, इनके अभिलेख, इन्होंने जितने स्मारकों का निर्माण करवाया, चैत्य बनवाया, चैत्य विहार बनवाया, कार्ले का चैत्य आपने सुना होगा। तो इस प्रकार जितने भी पुरातात्विक स्रोत है जहाँ से हमें आंध्र सतवाहन या सतवाहन वंश के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है, उसे हम 2 खंडों में बांट के देखते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हमारे पास 2 प्रकार के स्रोत हैं, एक तो देसी साहित्य है और दूसरा है विदेशी साहित्य। देसी साहित्यों में हमारे पास कुछ पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, और मनुस्मृति में भी सतवाहनों के बारे में उल्लेख मिलता है।
और थोड़ी बहुत चर्चा हमें महाभारत से भी सातवाहनों के बारे में मिलता है। कुछ विदेशी साहित्य हैं, जैसे प्लिनी ने जो विवरण लिखा है, जैसे टॉलमी ने जो लिखा है, और एक पुस्तक हमें मिलती है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यहाँ भी हमें सातवाहनों के बारे में कुछ चर्चाएं मिलती हैं। तो पहले हम साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है पुराण। पुराणों में वायु पुराण और मत्स्य पुराण, दो पुराणों का नाम आपको याद रखना है, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। इन दो पुराणों में सातवाहनों के बारे में हमें चर्चा मिलती है। इन वायु पुराण और मत्स्य पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय या आंध्र भृत कह के उल्लेखित किया गया है। जब पुराणों का संकलन हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, जब पुराणों का संकलन हो रहा था तब ये आंध्र प्रदेश तक ही सीमित थे। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में जब हम पुराणों पर चर्चा करते हैं तो पुराणों का संकलन अंतिम रूप से कब हुआ था? गुप्त काल में। और ये गुप्ता पीरियड कब आएगा? मौर्योत्तर काल के बाद, यानी सातवाहनों के बाद। यानी कि इनके पश्चात सातवाहनों के बारे में जब पुराणों में लिखा जा रहा था, उस समय तक, यानी कि आज से इस टाइम पीरियड से कुछ वर्षों बाद जब पुराण लिखे जाएंगे, उस समय तक सातवाहनों का जो सीमा क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश तक ही सीमित रह गया था। और इस आंध्र प्रदेश तक सीमित रहने के कारण सातवाहनों को आंध्र जातीय या आंध्र भृत कहा गया है। इसमें पुराणों में, और पुराणों में सातवाहनों के कुल 30 राजाओं का उल्लेख मिलता है, यानी कि एक लंबी श्रृंखला मिलती है राजाओं की। शुंगों के काल में हमने 10 शासकों की चर्चा की थी। हमने मौर्य काल में भी जो मजबूत शासक थे, हमें 3 ही शासक देखने को मिले थे। उसके बाद परवर्ती मौर्य शासकों में कुछ शासक कमज़ोर हुए। तो अभी हमें जो सातवाहनों की इतिहास हमें देखने को मिल रही है पुराणों में, यहाँ हमें 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख मिलता है। और पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय या आंध्र भृत कह के उल्लेखित किया गया है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब पुराणों का संकलन हो रहा था, यानी कि गुप्त पीरियड में जब पुराण लिखे जा रहे थे, उस समय तक सातवाहनों का जो सीमा क्षेत्र था वो संकुचित हो गया था और वो सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही सीमित थे। अगला हमें साहित्यिक स्रोत मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण में सातवाहनों को वर्ण संकर कह के बुलाया गया है। वर्ण संकर के बारे में हमने वैदिक काल में चर्चा किया था। वर्ण संकर कौन होते हैं? जब दो अलग अलग वर्णों के या दो अलग अलग जातियों के लोग आपस में जब वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं और उनसे जो उत्पन्न पुत्र होते हैं या उनसे जो आगे वंशावली चलती है, उनको हम कहते हैं वर्ण संकर। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में सातवाहनों के लिए वर्ण संकर शब्द का उल्लेख मिलता है। देखो, वहाँ एक प्रसंग मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। वहाँ उल्लेखित है कि विश्वामित्र ने जब अपने 100 पुत्रों को घर से निकाल दिया तो ये पुत्र घूमते हुए कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र आपको पता है, यह आंध्र प्रदेश का दोआब क्षेत्र है। यहाँ पर मूल रूप से अनार्य लोग रहते थे और इन अनार्य लोगों से जब इन 100 पुत्रों ने विवाह किया और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें आंध्र जातीय या आंध्र भृत कहा गया और इसलिए इन्हें वर्ण संकर भी कहा जाता है। तो इनके जो आने वाले वंशज हुए उन्हें वर्ण संकर या आंध्र जातीय या आंध्र भृत कहा गया। तो विश्वामित्र के 100 पुत्रों वाला प्रसंग हमें कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, जो कि सातवाहनों के संदर्भ में है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी इन्हें वर्ण संकर कहा गया और महाभारत में इन्हें मलेच्छ कहा गया है। मलेच्छ यानी अनार्य। तो ये भी इनका जो उल्लेख मिलता है, इन्हें वर्ण संकर या आंध्र जाति या आंध्र भृत के रूप में हमें साहित्यिक स्रोतों में इसका उल्लेख मिलता है। अब कुछ देख लेते हैं क्लासिकल या विदेशी साहित्य। देखो, दो हमें तो मिलते हैं टॉलमी और प्लिनी के लेख। देखो, टॉलमी और प्लिनी स्वयं भारत नहीं आए थे, तो इनकी जो साहित्यिक स्रोत मिलती है उस पर अभी संदेह जताया जाता है। लेकिन जो ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक लेख मिलता है हमें, विदेशी साहित्य मिलता है, ये ग्रंथ मिलती है, पुस्तक मिलती है, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इससे यह आभास होता है कि इसका जो भी लेखक रहा होगा वह पश्चिम भारत के बंदरगाहों का स्वयं निरीक्षण किया होगा। वह स्वयं व्यापार के कारण से भारत के पश्चिमी तटों पे आया करता होगा और उस क्षेत्र में इसने कुछ अपने आंखों देखी लिखने का प्रयास किया। तो इसलिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी लाल सागर, एरिथ्रोसाइट से आप इसको समझ सकते हैं। एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, तो ये लाल कलर के लिए इसको यूज़ किया जाता है एरिथ्रियन। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लाल सागर से होते हुए ये भारत की ओर आते थे, अरब सागर के रास्ते से। तो इनका
अरब प्रायद्वीप और पश्चिमी भारत के क्षेत्र से इसमें व्यापार के बारे में उल्लेख हमें मिलता है इस पुस्तक से, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से। और इसी में ऐसा लगता है कि इसका जो भी लेखक रहा होगा वह स्वयं पश्चिम भारत के बंदरगाहों का उसने स्वयं निरीक्षण किया होगा। और इसमें हमें क्या उल्लेख मिलता है, इसमें ऐसा यह बताता है कि सातवाहनों का व्यापार पश्चिमी विश्व से भड़ौच, जो भारत का गुजरात का जो बंदरगाह है, वहाँ भड़ौच से इसका व्यापार होता था। इनके भड़ौच सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में रोल निभाता था इस कालखंड में। और इस भड़ौच बंदरगाह को यूनानी लेखक क्या कहते थे, बेरी गाजा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बेरी गाजा बंदरगाह भारत के किस तटवर्तीय इलाके में था, तो ये गुजरात के तटवर्ती इलाके में था, जिसे कि भड़ौच कहा जाता है। ठीक है। और ये सातवाहनों के समय पश्चिमी विश्व से व्यापारिक संबंध को स्थापित करने में इस पोर्ट का, इस बंदरगाह का महत्वपूर्ण रोल था, भड़ौच बंदरगाह। ठीक है। अब हम देखते हैं सातवाहनों के संदर्भ में जितने भी हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। देखो, साहित्यिक स्रोतों में हमने देखा कि थोड़े बहुत जो शंका है हमें मिल जाती है, लेकिन उनको पुष्ट करना है या उनसे ज़्यादा तवज्जो जिस हम स्रोत को देते हैं वो होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा मायने रखते हैं साहित्यिक स्रोत के मामले में, क्योंकि ये उन्हें पुष्ट करने का कार्य करते हैं। तो सातवाहनों के कालखंड में भी हमें 3 प्रकार के पुरातात्विक स्रोत देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है इनके द्वारा लिखवाए गए कुछ अभिलेख। कुछ इन्होंने अभिलेख लिखवाए, कुछ इन्होंने गुहा लेख लिखवाए, तो उनकी चर्चा भी कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट सवाल रहता है। और इनके समय के कुछ सिक्के हमें मिले हैं और कुछ इन्होंने स्मारक भी बनवाए थे। तो 3 प्रकार के पुरातात्विक स्रोत हमें देखना है सातवाहन के काल में। तो पहला है इनके समय का अभिलेख। 5 अभिलेख हैं, इनको इसी प्रकार से आपको याद भी करना है। पहला अभिलेख है सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी, जिसका नाम था नागनिका। इसने पुणे में एक अभिलेख लिखवाया था जिसे कहते हैं नाना घाट अभिलेख। कहीं नाना घाट मिलता है, कहीं नाने घाट मिलता है। तो नागनिका का नाना घाट अभिलेख, जो कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, और ये हमें कहाँ से मिलता है, पुणे से। दूसरा हमें मिलता है गौतमी पुत्र सातकर्णी का गुहा लेख। देखिए, अन्य जो 4 हैं ये चारों गुहा लेख हैं, यानी गुफाओं में लिखवाए गए हैं, और ये चारों के चारों हमें नासिक से मिलते हैं। नागनिका वाला पुणे से मिलता है और ये मिलता है नासिक से। ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र से। पुणे और नासिक कहाँ है, वर्तमान महाराष्ट्र में। तो ये जो सातवाहन थे इन्होंने 5 अभिलेख लिखवाए, महत्वपूर्ण 5 अभिलेख। पहला था नागनिका का नाना घाट अभिलेख, जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, और ये हमें कहाँ से मिलता है, पुणे से। दूसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी का अभिलेख, ये हमें कहाँ से मिलता है, गुफा से, जो कि नासिक से मिलता है। तीसरा है गौतमी पुत्र वल्लभी का अभिलेख, गौतमी पुत्र वल्लभी का गुहालेख। चौथा है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का गुहालेख, ये हमें नासिक से मिलता है, और कार्ले में कुछ गुफाएं बनवाई गई थी, वहाँ से भी हमें मिलता है पुलमावी का गुहालेख। और पांचवा है यज्ञश्री सातकर्णी का गुहालेख, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, नासिक से। तो ये 5 अभिलेखी साक्ष्य हमें मिलते हैं सातवाहन के कालखंड में। ठीक है। नागनिका का नाने घाट अभिलेख पुणे से, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी वल्लभी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी का गुहालेख, और ये सभी हमें मिलते हैं नासिक से। ठीक है। अब देखिए, सातवाहन के कालखंड में कुछ सिक्के भी प्रचलित हुए थे, तो उनको देखते हैं। देखो, सातवाहनों के वैसे हमें सिक्कों का ढेर मिला है। नासिक के पास जुगलथम्बी से हमें एक शासक है जिसका नाम है नहपान, ये छहरात शासक है। इस नहपान के हमें सिक्कों का ढेर मिला है, और इस ढेर में, जैसे ये सिक्कों का ढेर मिला, इसमें से कुछ सिक्के ऐसे थे जिसके ऊपर गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा दोबारा अंकित करवाया गया है। उस सिक्के को पुनर्टंकित करवाया गया, और पुनर्टंकित करवाए जाने के कारण इससे यह स्पष्ट होता है कि नहपान के ऊपर गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय हुआ था। यानी कि जो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ, इसने छहरात शासक नहपान को हराया था। और यह स्पष्ट कैसे होता है कि नहपान के द्वारा जो सिक्के जारी करवाए गए थे उसे पुनर्टंकित करवाने का काम करवाया था किसने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है। एक सिक्का हमें मिलता है यज्ञश्री सातकर्णी का, यज्ञश्री सातकर्णी का। इसके सिक्कों पे हमें जलपोत की आकृति मिलती है। देखो यहाँ पे जलपोत बना हुआ है।
जलपोत की आकृति मिलती है और इस जलपोत की आकृति मिलने से यह बात स्पष्ट होती है कि सातवाहनों की समुद्र शक्ति भी कमज़ोर नहीं थी। यानी कि समुद्र शक्ति का पता चलता है ये जलपोत प्रकार के सिक्कों से, जो हमें मिलता है यज्ञश्री सातकर्णी का सिक्का। सातवाहनों के इतिहास में पहली बार भारत में शीशे के सिक्के जारी किए। शीशे मतलब ग्लास नहीं, शीशे मतलब लेड, पीबी, लेडो यानी कि शीशे के सिक्के जारी किए गए थे सातवाहनों के समय में। और ये जो शीशे थे ये कहाँ से आयातित होते थे उस समय? ये रोम से मंगाए जाते थे। यानी कि रोम के साथ व्यापारिक संबंध भी हमें पता चलता है सातवाहनों के समय में। जो पश्चिमी देश रोम था उसके साथ व्यापारिक संबंध थे सातवाहनों के, और ये होता था किस बंदरगाह के माध्यम से? भड़ोच के माध्यम से। तो शीशे के सिक्के पहली बार भारतीय इतिहास में किन शासकों के द्वारा चलाया गया? सातवाहनों के द्वारा। और इनके सिक्कों को पोटीन या पुटीन भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो पोटीन के सिक्के थे ये तांबा, जिंक, सीसा और टिन के मिक्सचर से बनता था पोटीन। सातवाहनों के समय चांदी के भी सिक्के चले थे, और सातवाहनों के समय जो मिट्टी के सिक्के होते थे, कच्ची मिट्टी के सिक्के, वो भी चलाए जाते थे, चिकनी मिट्टी के सिक्के। तो सवाल पूछता है कि शीशे के सिक्के किन शासकों के समय चलाए गए थे? तो सातवाहनों के समय चलाए गए थे। किस शासक के सिक्कों पे हमें जलपोत की आकृति मिलती है? तो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पे हमें जलपोत की आकृति मिलती है। स्मारक की बात रही तो वो हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में देखेंगे ही, लेकिन सातवाहनों ने अनेक चैत्य एवं विहार का निर्माण करवाया था, जो कि नासिक और कार्लेस से हमें प्राप्त होते हैं, जो कि तत्कालीन कला और स्थापत्य के विषय में जानकारी देते हैं। तो ये था हमारे पास सातवाहनों के संबंध में जो स्रोत थे, अभिलेखी साक्ष्य, पुरातात्विक में सिक्के और स्मारक, और इसके पूर्व हमने इसके जितने भी साहित्यिक साक्ष्य थे हमने उसकी चर्चा कर ली। तो पहला जो टॉपिक था हमारे पास, इतिहास के साधन, आंध्र सातवाहन के संबंध में इतिहास के साधन। तो हमने इसके साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत पे चर्चा कर ली। अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसका उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान के संबंध में क्या है। देखिए, आंध्र सातवाहन के संबंध में हमें जो पढ़ना है उसमें 4 प्रमुख टॉपिक हमें अभी और देखने हैं, जब उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान है। इसके बाद हम इसके प्रारंभिक इतिहास को देखेंगे। इसके बाद हमने इसके अंधकार युग को देखना है। उसके पश्चात हम इसके प्रकाश युग को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इसके उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान पर चर्चा करेंगे, और बाकी की जो अन्य टॉपिक हैं इसे हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। देखो, पहला जो टॉपिक है वह है सातवाहनों की उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान। सातवाहनों के उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद पाया जाता है। पुराणों में इसके संस्थापक को आंध्र जातीय या आंध्र भृत कहा गया है, जबकि अपने अभिलेखों में स्वयं को सातवाहन ही कहते हैं। अभी हमने जितने अभिलेखों की चर्चा की थी, नागनिका का जो अभिलेख मिलता है हमें पुणे से, तो ये सभी अभिलेखों में ये अपने आप को सातवाहन ही कहते हैं। आंध्र जातीय या आंध्र भृत इन्होंने स्वयं को नहीं कहा है। दूसरी तरफ महाभारत, पुराण अथवा मनुस्मृति में भी इन्हें वर्ण संकर या अनार्य तथा मलेच्छ कहा गया है, किंतु इन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को उच्च वर्ण का ही माना है। इन्होंने खुद को कभी मलेच्छ जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, या ऐसा नहीं बताया कहीं कि ये निम्न वर्ग से संबंधित थे। इन्होंने स्वयं को हमेशा उच्च वर्ण का ही माना है अपने अभिलेखों में। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी सातवाहनों को एक विशेष ब्राह्मण मानते हैं, और वो ऐसा क्यों कहते हैं? सातकर्णी प्रथम का एक अभिलेख मिलता है जिसमें वह यह उत्कीर्ण कराया गया है कि सातकर्णी प्रथम एक ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण एक अलग से शब्द मिलता है, एक ब्राह्मण ही एक ब्राह्मण, ये शब्द मिलता है, एक ब्राह्मण। और ये एक ब्राह्मण से तात्पर्य निकालते हैं हेमचंद्र राय चौधरी कि यह एक अद्वितीय ब्राह्मण की चर्चा हो रही है, जो एक विशेष प्रकार का ब्राह्मण है। सातकर्णी अपने अभिलेख में कहता है कि वह क्षत्रियों के घमंड को चूर करने के लिए शासन सत्ता को ग्रहण किया है। देखो, ये जो कालखंड है, हम देख रहे थे कि अभी तक मौर्य काल तक जो बौद्ध धर्म था उसका काफ़ी पकड़ बन चुका था समाज में, और जितने भी धर्मों का उदय होता है वैदिक धर्म के अलावा, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इस समय अन्य और भी जो सेक्ट्स आए थे, तो हम देख रहे थे अधिकांश उसमें से क्षत्रियों ने शुरू किया था। जैसे गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय कुल के थे, शाक्य कुल के थे, महावीर भी क्षत्रिय कुल के थे। तो इस समय क्या होता है कि अधिकांश क्षत्रिय वैदिक धर्म ना अपना के बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव हो रहा था, और इस समय
हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि ये जो समय था, ये क्षत्रियों के घमंड को चूर करने के लिए ब्राह्मणों ने शस्त्र उठाए थे। तो इसी प्रकार शतकर्णी अपने अभिलेख में कहता है कि वह क्षत्रियों के घमंड को चूर करने के लिए शासन सत्ता को ग्रहण किया है। और इस प्रकार सभी इतिहासकार इस मत पर सहमत हैं कि सातवाहन मूलतः ब्राह्मण ही थे, इसलिए इन्होंने धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए शासन सत्ता को ग्रहण किया। और यही बात हम शुंगों के काल में भी देख रहे थे। जिस प्रकार शुंगों ने अपने वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने हेतु, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु उन्होंने शस्त्र धारण किया था, जिसकी पुष्टि मनु से के विचारधाराओं से भी होती थी कि ब्राह्मण भी शस्त्र धारण कर सकते हैं जब उनके धर्म व संस्कृति के ह्रास की बात है। तो इस प्रकार सातवाहन और शुंगों में हम एक समीकरण देखते हैं कि दोनों ब्राह्मण धर्म के होने के बावजूद शासन सत्ता को प्राप्त करते हैं, और उसकी वो जो पुष्टि करते हैं वो इस प्रकार करते हैं कि उनके धर्म और संस्कृति पे संकट है। मौर्य युग में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा गिर गई थी और क्षत्रिय बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म अपना लिए थे, और ऐसी स्थिति में ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कार्य उत्तर भारत में शुंग कर रहे थे, वही कार्य दक्षिण भारत में सातवाहन कर रहे थे। तो इसी बात की भी चर्चा हमने की कि मौर्योत्तर काल में हम देख रहे थे कि ब्राह्मण राजवंशों का उदय हो रहा था। शुंगों का, कण्व का, सातवाहनों का, ये सभी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। और मौर्योत्तर काल में हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो जो कार्य उत्तर भारत में शुंग और कण्व कर रहे थे, वही कार्य दक्षिण भारत में सातवाहन कर रहे थे। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सातवाहनों का मूल निवास स्थान। इस विषय पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। देखो, कुछ इतिहासकार हैं जैसे हैं रेप्सन, वी.ए. स्मिथ, भंडारकर महोदय और सुखथंकर महोदय। इन्होंने सातवाहनों का जो मूल निवास स्थान है, उन्होंने आंध्र प्रदेश को ही माना है, क्योंकि इनकी चर्चा जो हमें मिलती है साहित्यिक स्रोतों में, अधिकतर हमें मिलता है आंध्र भृत या आंध्र जातीय। इस प्रकार स्मिथ, भंडारकर और सुखथंकर इन्हें आंध्र प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र से इनको संबंधित करते हैं। जैसे स्मिथ कहते हैं कि ये श्रीकाकुलम के क्षेत्र से थे, भंडारकर इनका जो मूल निवास बताते हैं वो धन्नाकट के क्षेत्र को बताते हैं, और सुखथंकर इन्हें बेल्लारी के क्षेत्र को बताते हैं। लेकिन आज वर्तमान में यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जो सातवाहनों का हमें अभिलेख मिला है उसमें से हमने देखा था कि अधिकांशतः कहाँ से मिले थे, पुणे से और नासिक से, क्योंकि महाराष्ट्र से मिले हैं। तो इनके बहुसंख्यक अभिलेख हमें महाराष्ट्र के क्षेत्र से मिलते हैं, और इनके सिक्के भी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान, पैठन या प्रतिष्ठापुर, एक ही क्षेत्र है, वहाँ से इनके हमें सिक्के मिले हैं और उसके आसपास के क्षेत्रों से। जब इनके सिक्के और अधिकांश अभिलेख हमें वहाँ से मिलते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जो राजधानी या प्रमुख नगर रहा था वो था महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान या पैठन का क्षेत्र। और इसके राजधानी के रूप में आज मान्यता है कि सातवाहनों की जो राजधानी रही थी वो रही थी प्रतिष्ठापुर या पैठन या प्रतिष्ठान, तीनों एक ही जगह है, और ये वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार अभिलेखी तथा मुद्रा साक्ष्यों से इनके आधार पर यह निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि सातवाहन ब्राह्मण थे तथा इनका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का पैठन रहा होगा। तो इतने वृहद डिस्कशन के बाद हम निष्कर्ष पे इतना ही पहुंचते हैं कि ब्राह्मणों का जो उत्पत्ति और मूल निवास को लेकर विवाद है, उसमें जो निष्कर्ष निकल के आता है वह यह आता है कि सातवाहन मूलतः ब्राह्मण धर्म के थे, और उनका जो मूल निवास स्थान था वह महाराष्ट्र का प्रतिष्ठापुर या पैठन का क्षेत्र रहा था। तो हमने आज किस किस विषय पर चर्चा की है, तो हमने इसके जितने साहित्यिक स्रोत थे और पुरातात्विक स्रोत थे हमने उनको देखा। उसके बाद हमने इसके मूल निवास स्थान और प्रारंभिक इतिहास पे, मूल निवास स्थान और इसके उत्पत्ति पे चर्चा की थी। अगले वीडियो में हमें क्या क्या देखना है, इसके मूल निवास स्थान पे चर्चा करेंगे, इसके प्रारंभिक इतिहास पे चर्चा करेंगे, प्रारंभिक इतिहास पे, फिर इसके अंधकार युग पे, और इसके बाद हम इसके प्रकाश युग को समझेंगे। तो इस बड़े से डायमेंशन पे जब हम चर्चा कर लेंगे आंध्र सातवाहनों को, तो हम इसको संपूर्ण रूप से समाप्त कर पाएंगे। को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इसका PDF चाहिए तो आप इसके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।